नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। देश में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 13 राज्यों में 88 सीटों पर सुबह से वोट डाले जा रहे हैं और शाम 6 बजे तक जो वोटर बूथ पर लाइन में लग चुके हैं वो अब वोट दे सकते हैं वही लोग। पहले चरण में देखिए 102 और दूसरे चरण में 88 यानी कि 543 सीटों में से 190 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 543 में से एक सूरत की सीट बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। अब तक की जानकारी के हिसाब से 65% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक कहां कितनी वोटिंग हुई वो भी अब जल्दी से जानते हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल में 72% मतदान हुआ है। 5 बजे तक का ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। और इसी के साथ देखिए 76% त्रिपुरा में मतदान अब तक हो चुका है। मणिपुर में भी 76% मतदान हो चुका है। बात असम की करें तो असम में यहां पर 71% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 72%। ये आंकड़ा बिहार में हालांकि कम है, 53% बिहार में वोटिंग हुई है। 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। और उत्तर प्रदेश में 53%। उत्तर प्रदेश में भी कम वोटिंग दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में 67%, कर्नाटक में 64%, केरल में 64%, मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने 55%, महाराष्ट्र में 53% और राजस्थान में 59% मतदान हुआ है। तो आज के चुनाव के बाद हर कोई जीत का दावा कर रहा है। दूसरे दौर के दंगल में किसका हुआ मंगल? एबीपी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट पहले देखिए। दूसरा दौर, किसकी जीत का शोर? 88 सीट, 12 राज्य, 1 यूटी और 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है और अब 4 जून को पता चलेगा कि किसके नाम का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला। अब तीसरे चरण के प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में पहले दोनों चरणों में जीत की हुंकार भरी। मुझे विश्वास है पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। दूसरा चरण कई मामलों में अहम है क्योंकि इस चरण में कई वीवीआईपी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। वायनाड से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल, राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और जोधपुर से मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनमें प्रमुख चेहरे हैं। 2019 में वायनाड में 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी को इस बार लेफ्ट और बीजेपी से दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। केरल में नई सियासी जमीन की तलाश में जुटी बीजेपी को भरोसा है कि वायनाड में राहुल को रोकने में वो सफल होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा विकास है ना, ये पूरे देश में सबसे अंडर डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है वायनाड। पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी को बड़ा बहुमत वायनाड 4.3 लाख वोटों का मेजोरिटी मिला। उसके बाद राहुल गांधी जी क्या किया वायनाड के लिए? ये नेग्लेक्टेड वायनाड जिले के कोने कोने में लोग कह रहे हैं ना इस बार बाय बाय राहुल, वेलकम मोदी। ये तो हुई बात साउथ की। चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाले यूपी और बिहार की भी कई अहम सीटों पर आज वोट डाले गए। यूपी की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग हुई। इन 8 सीटों में ज्यादातर सीटें मुस्लिम और जाट बहुल मानी जाती हैं। ऐसी ही एक सीट कृष्ण नगरी मथुरा की भी है, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। हेमा मालिनी को भरोसा है कि मोदी योगी के नाम के साथ वो जीत की हैट्रिक लगाएंगी। जीत जो जिसने काम किया है, जिसने इस 10 साल में इतना बदलाव लेकर आया है, एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, इतना बड़ा एक व्यक्ति है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और योगी जी इतना अच्छा काम पूरा उत्तर प्रदेश में, उनका साथ देंगे कि जिसने कुछ किया ही नहीं उसका साथ देने का मतलब क्या है? वैसे यूपी की जिन 8 सीटों पर आज वोट डाले गए उनमें से 7 सीटें 2019 में बीजेपी ने ही जीती थी। बस अमरोहा वो सीट है जहां बीजेपी को पिछली दफा हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में बीएसपी से जीते दानिश अली इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भले ही पार्टी बदली हो लेकिन नतीजा वही रहेगा, ऐसी उम्मीद दानिश अली को है।
मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, जनता मुझे दोबारा आशीर्वाद दे करके भेज रही है और बड़े मार्जिन से आशीर्वाद दे करके भेज रही है। दानिश अली का क्या इरादा है इस बार पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो? जनता की सेवा 5 साल की, पिछले 5 साल की है, इस बार भी करेंगे, अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे। ये तो हुई यूपी की बात। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां मुकाबला इस बार काफी रोमांचक दिख रहा है। बिहार की किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में वोट डाले गए। इन 5 सीटों में सबसे खास है पूर्णिया की सीट, जहां से 5 बार के सांसद पप्पू यादव ने इस बार निर्दलीय उतरकर माहौल गरमा दिया है। पप्पू को विश्वास है कि वो आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के 2 बार से सांसद संतोष कुशवाहा को हराकर जीत का परचम लहराएंगे। नई राजनीति का औरा तय करेगा पूर्णिया का इतिहास। मैं दिल से कह रहा हूं आपको, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए मुझको। मुझे किसी की नफरत के खिलाफ नहीं बात करनी है। पूर्णिया की जनता की भावना के अनुकूल आजीवन चलूँगा। सर, मरना यहाँ, जीना कहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। सर, मुझे सिर्फ जनता का ब्लेसिंग चाहिए। बिहार की एक और सीट है कटिहार, जहां से कांग्रेस के तारिक अनवर उम्मीदवार हैं। तारिक कटिहार से 5 बार के सांसद हैं और ध्यान दीजिए 2014 में एनसीपी के टिकट पर तारिक अनवर ने जीत हासिल की थी। मुस्लिम बहुल इस सीट पर आरजेडी के साथ तारिक को 6ठी बार सांसद बनने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक कार्ड है अंत में। हर वर्ग का समर्थन है आप? बिल्कुल, हम अगर चुनाव जीतेंगे तो सबके समर्थन से जीतेंगे। ये तो हुई यूपी बिहार की बात। अब बात राज्य महाराष्ट्र की, जहां से लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। वैसे तो महाराष्ट्र की 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई, लेकिन जिस सीट पर पूरे देश की नजरें थी वो थी अमरावती, जहां से पिछली बार निर्दलीय सांसद बनी नवनीत राणा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार हैं। राणा को मोदी के नाम और बजरंगबली के आशीर्वाद से जीत का भरोसा है। जो प्रेम, मोदी जी के ऊपर विश्वास, ये अमरावती में साफ लोगों के, मतदारों के आंखों में, चेहरों पे पढ़ने को मुझे पिछले कई दिनों से मिल रहा है। इसका बदला 4 जून को मिलेगा? मुझे नहीं लगता है मैं बदला लेने के लिए हूँ। मेरे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, इतना मुझे जरूर पता है। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा दौर खत्म हो गया है। अब नजरें तीसरे दौर पर हैं, जिसके लिए वोटिंग 7 मई को होगी। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की कई जगहों पर छापेमारी की है। संदेश खाली में भी सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई के अलावा एनएसजी का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी वहां पर संदेश खाली पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। एनएसजी के साथ एक रोबोट भी था। रोबोट की मदद से घर में मौजूद संदिग्ध बैग को भी बरामद किया गया। और इस बीच खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर छापेमारी की गई है और रोबोट की भी मदद ली जा रही है, जिसकी मदद से एक घर में एक संदिग्ध बैग को भी बरामद किया गया है। साथ ही दूसरी तरफ ममता सरकार जो सीबीआई की इस जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो देखिए किस तरीके से रोबोट की मदद से यहां पर जांच की जा रही है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है संदेश खाली से। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। सीबीआई के अलावा एनएसजी का बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड भी संदेश खाली पहुंचा हुआ है। और देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलते हैं। देश में इस वक्त शादियों का सीजन है। जिनके घर में कल शादी थी वो दुल्हनें आज विदाई से पहले बूथ पर वोट देने के लिए पहुंची। तो कहीं पर आज रात को शादी है तो दूल्हा बारात निकालने से पहले बूथ पर पहुंच गया। आज के चुनाव के रंग इस रिपोर्ट में देखिए। बैंड बाजा और बारात के साथ वोटिंग। जी, तस्वीरें राजस्थान से आई। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के दिबारी में दूल्हा बने जितेंद्र इसी अंदाज में वोट देने घर से निकले। शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन वोट एक मेरा कर्तव्य है, वो पहले डाल के जा रहा हूँ, फिर दुल्हन लेके आऊंगा। आज जितेंद्र की शादी है। शादी से पहले घर वालों के साथ बैंड बाजा लेकर वोट देने बूथ पर पहुंचे। अब इस तस्वीर को देखिए। बैटरी रिक्शा से दूल्हा दुल्हन उतर रही है। ये तस्वीर बिहार के कटिहार से आई। इसमें शादी के जोड़े में पति के साथ बूथ पर वोट देने पहुंची है श्वेता नाम की दुल्हन।
सुबोध के साथ श्वेता की कल रात शादी हुई। शादी के कपड़ों में ही पति के साथ श्वेता बूथ पर पहुंची और वोट दिया। इसी के बाद विदाई हुई है। मुझे लगा कि वोट देना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आई सबसे पहले वोट देने के लिए, उसके बाद ससुराल जाऊंगी। मध्य प्रदेश के दमोह की ये तस्वीर, जहां दुल्हन बनी सोनाली विदाई से पहले शादी के जोड़े में वोट देने पहुंची। कर्तव्य निभा लिया है, सब लोग अपना कर्तव्य निभा। मैंने ससुराल जाने से पहले अपना कर्तव्य निभाया, पहले वोट डाली। मध्य प्रदेश के ही नरसिंहपुर में साक्षी नाम की दुल्हन पति के साथ बूथ पर पहुंची। कल रात शादी हुई और विदाई से पहले मतदान किया। विदाई होने से पहले मैं यहाँ वोट देने के लिए आई हूँ। मैंने वोट दे दिया है, आप सब भी चलिए और वोट दीजिए। और आज के चुनाव के कुछ और रंग देखते हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से हम आपके लिए लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हल्दी की रस्म के बीच दुल्हन वोट देने पहुंची। यूपी के बुलंदशहर में दीप्ति नाम की दुल्हन विदाई से पहले शादी के जोड़े में वोट देने बूथ पहुंची। राजस्थान के भीलवाड़ा में रानी नाम की दुल्हन शादी से पहले वोटिंग के लिए पहुंची, परिवार वालों के साथ डाला वोट। एमपी के छतरपुर में शादी के बाद वोट देने दूल्हे के साथ पहुंची दुल्हन। पूजा की सत्यम से हुई है शादी, विदाई से पहले डाला वोट। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्टा स्कूटी पर सवार होकर वोटरों का उत्साह बढ़ाने घर से निकले। वोटिंग से पहले आज सुबह बीजेपी उम्मीदवार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु के घर में पूजा की। बात देश की दो महिलाओं की करते हैं। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कल दिल्ली में प्रचार करेंगी, तो झारखंड में कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने जा रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन दोनों के गले मिलने वाली ये तस्वीर पिछले महीने की है, लेकिन आज की खबर ये है कि अब ये दोनों सियासी अखाड़े में उतरकर औपचारिक रूप से पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही हैं। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल। पहले बात सुनीता केजरीवाल की करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता कल से दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए पहली बार रोड शो करने जा रही हैं। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने जा रही हैं। दिल्ली के लोगों का प्यार, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और कल जब वो ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में जाएंगी, परसों जब वो वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में जाएंगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग उनको अपना आशीर्वाद देंगे, अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद देंगे और आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। सुनीता कल पूर्वी दिल्ली में रोड शो करके कुलदीप कुमार के लिए वोट मांगेंगी। इसके बाद वो पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल ने ही पार्टी की तरफ से कमान संभाली थी। दिल्ली और रांची में जब विपक्षी गठबंधन की रैलियां हुई, तो दोनों रैलियों में सुनीता केजरीवाल शामिल हुई थीं। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी परिवारवाद की राह पर चल पड़ी है। जितना भ्रष्टाचार और जितना परिवारवाद को बढ़ावा इन पार्टियों ने दिया, किसी ने नहीं दिया। कल तक यही संजय सिंह नारा लगाते थे कि फालूदा से लेकर स्टालिन तक सब परिवारवादी हैं। आज अपनी पार्टी के अंदर सुनीता भाभी को आगे बढ़ा रहे हैं, सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दिखता है कि ये पार्टी पूरा का पूरा यूटर्न ले चुकी है अपनी मूल सोच से, जो कि इनकी सोच थी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में। आज ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया है। कल्पना सोरेन अपने पति और जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही पार्टी का कामकाज देख रही थी। पार्टी उम्मीदवारों के लिए कल्पना लगातार रैलियां कर रही हैं और अब गांडे सीट से उपचुनाव में उतरकर चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं।
जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चर्चा थी कि कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं, लेकिन परिवार और पार्टी में विवाद की वजह से कल्पना सीएम नहीं बन पाई और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब कल्पना के विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन अगर जेल से बाहर नहीं निकलते तो कल्पना सोरेन सीएम का चेहरा हो सकती है। तो कल्पना सोरेन हो या फिर सुनीता केजरीवाल, दोनों ही पार्टी लाइन में सबसे आगे खड़े होकर यहां बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। एक दिन 3 प्रदेश, मोदी का मिशन जीतो देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बरेली में रोड शो करने वाले हैं। बरेली से बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पश्चिम बंगाल की मालदा में थे। यहां उन्होंने रोड शो किया और रैली की। दोपहर को मोदी बिहार गए और अररिया से लेकर मुंगेर तक उन्होंने प्रचार किया। मोदी का मिशन 3 स्टेट देखिए। ये पश्चिम बंगाल के मालदा की तस्वीर है, जहां पीएम मोदी ने रोड शो किया। सड़क किनारे मोदी की झलक पाने को धूप में खड़े लोग दिखे। हजारों की संख्या में समर्थक मोदी की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये तस्वीरें साझा की हैं। बीजेपी उम्मीदवार खगेन मुर्मू के समर्थन में रैली के लिए मोदी आज प्रचार में सबसे पहले मालदा उत्तर पहुंचे थे। दो 2019 में खगेन मुर्मू इस सीट पर 85,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। रैली करने के बाद जब पीएम हेलीपैड पर पहुंचे तो वहां पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात भी की। इस वीडियो को देखिए। पीएम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। मोदी उनसे बात कर रहे हैं और सबको वोट देने को कह रहे हैं। एक कार्यकर्ता मोदी की गारंटी का जिक्र करता है तो प्रधानमंत्री पूछते हैं कि दोनों सीट जीतेंगे ना। कार्यकर्ता एक सुर में कहते हैं हाँ। मोदी का गारंटी हर घर में छा गया। दोनों मालदा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। उत्तर तो बीजेपी के पास है, जबकि दक्षिण सीट पिछली बार बीजेपी महज 8,000 वोटों के अंतर से हार गई थी। दक्षिण सीट कांग्रेस के पास है। पश्चिम बंगाल के मालदा के बाद मोदी बिहार के अररिया और मुंगेर पहुंचे। मैंने पहले दिन कहा था ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस ने कहा है कि वो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की वो एक्सरे लेकर गए। एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार उनकी बनी और आपके घर में क्या पड़ा है, आपके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होगी वो छीन कर उसे अपने ये लोग वोट बैंक को दे देंगे। अररिया में मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह के लिए प्रचार किया। यहाँ तीसरे चरण में वोटिंग है, जबकि मुंगेर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगे। यहाँ चौथे फेज में चुनाव है। भाइयों और बहनों, लालटेन वाले उस अंधकार युग में जो जंगल राज चलता था उसको मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है।
पहले हर कोई यहां से पलायन के बारे में ही सोचता था। आज की 2 रैलियों को मिला दे तो इस चुनाव में मोदी बिहार में अब तक 6 रैलियां कर चुके हैं। और देखिए, मंगलसूत्र विवाद में अब आज बीजेपी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एक वीडियो लेकर आई है। बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से मनमोहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया गया और ये दावा किया गया कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कैसे देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताया था। बाकायदा इस वीडियो के जारी करने के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। घोषणा पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने की बात सामने आई तो बीजेपी ने मनमोहन सिंह के पुराने बयान की याद दिलाई। बीजेपी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। क्या है इस वीडियो में, आप भी सुनिए। did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. इस वीडियो के बाद देश का सियासी पारा हाई हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया की जमीन से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री जिंदाबाद। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें। पीएम मोदी देश भर में रैलियां कर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमलावर हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी। भारत माता की वंदे वंदे। यही नहीं, मध्य प्रदेश के रायगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण और पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने का आरोप लगाया। बड़े दिग्गी राजा के सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? शरिया कानून से देश चलना चाहिए? इस मुद्दे पर चुनाव में बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार अपने घोषणा पत्र में ऐसे किसी वादे के होने से इनकार कर रही है। एक ही सबका मालिक एक, वही डर होता है उनको कि साहब कहीं मेरे दोस्त का कुछ छिन न जाए। प्रधानमंत्री जी, ठीक है आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, आपके दोस्त का जायज कमाया हुआ तो हम कुछ नहीं छीनेंगे। कुछ गलत किया होगा तो वो कानून है उसके लिए, क्यों डरते हो? अब 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर किसकी बातों पर जनता को विश्वास हुआ
और किसकी बातों पर ऐतराज। और अब सवाल ये कि बहन जी के मन में क्या है, बहन जी की प्लानिंग आखिर क्या है। देखिए, बीएसपी अभी ना तो एनडीए के साथ है, ना ही वो इंडिया गठबंधन के साथ है। आज मायावती के सियासी उत्तराधिकारी यानी कि आकाश आनंद ने कहा है कि चुनाव बाद वो तय करेंगे कि आखिर किस तरफ जाना है। सवाल यहाँ यह है कि मायावती का इरादा क्या है और आकाश ने ऐसा बयान आखिर किस मकसद से दिया है। बहन जी यानी बीएसपी प्रमुख मायावती के सियासी उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद। आकाश इन दिनों पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में तूफानी प्रचार कर रहे हैं और विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देकर एक अफीम चटाने का काम कर रहे हैं। जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया पास करने के लिए, तब ये लोग सबसे पहले खड़े हो गए उस बिल को फाड़ने के लिए, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। पिछले 7 साल से आप केंद्र की सरकार में आसीन थे, तब आप तो हमारे बाबा साहब को भी भारत रत्न देने से कतर रहे थे। जब आपकी पूरी राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो अब आपको बहुजन समाज की याद आ रही है। साथियों, इस बार इनका हाथ का जो झंडा है ना, वो लपेट के इनके हाथ में थमा कर वापस भेज देना। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पर ही आकाश आनंद निशाना साध रहे हैं। लेकिन आज नोएडा में वोट देने के बाद आकाश आनंद ने जो कहा, उसके बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। देखिए, जो रिजल्ट आता है हम बाद में देखेंगे कि कैसे बहन जी जो कॉल लेंगी, पोस्ट अलायंसेस क्या रहेगा। मतलब ये कि बीएसपी ने चुनाव बाद गठबंधन के विकल्प खुले रखे हैं। इस बयान को डिकोड करें तो मतलब ये निकलता है कि चुनाव बाद जरूरत पड़ने पर बहन जी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ जा सकती हैं। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। देखिए, जो रिजल्ट आता है हम बाद में देखेंगे कि कैसे बहन जी जो कॉल लेंगी, पोस्ट अलायंसेस क्या रहेगा। चुनावी रैलियों में आकाश आनंद समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आज वो अखिलेश यादव को अपने समाज का बड़ा नेता बताते हुए ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे ऑल द बेस्ट। अपर्णा यादव ने भी उनके ऊपर अटैक किया, कहा कि आसान नहीं होगा उस सीट से। नहीं, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, ऐसा किसी के लिए भी कहना सही बात नहीं है। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं अपने समाज के, तो आई थिंक जैसा भी करेंगे ठीक ही करेंगे। यूपी में बीएसपी ने किसी से गठबंधन नहीं किया है, ना तो वो एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया के साथ। बहन जी को पीएम का चेहरा बनाकर पार्टी अपने दम पर ही 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएम का चेहरा आप किसको बनते हुए देखते हैं और बहन जी को लेकर क्या कुछ आपके ख्वाब हैं, स्वप्न हैं? पीएम का चेहरा हमारे आदरणीय बहन जी ही है। बहन जी को ही हम प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं और हम पूरी पार्टी उसी के लिए मेहनत कर रही है। जी आकाश जी, अखिलेश और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक साथ लड़ रहे हैं, पता नहीं कि वो लोग एक अच्छा कंपटीशन दे पाएंगे या पीडीएम अच्छा कंपटीशन दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने ज़मीन पे उतर के काम किया होता तो उन्हें कोलिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अकेले लड़ रहे होते। पर हकीकत तो ये है कि आज उन्हें एक दूसरे का साथ लेने की ज़रूरत पड़ रही है और हम बहुजन समाज पार्टी अकेले खड़े हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। तब पार्टी 10 सीटों पर यूपी में चुनाव जीती थी।